बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मियांवाली में थे। नमल यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था। कहने को तो यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था, लेकिन सियासतदान हो और सियासी बात ना हो, ये मुमकिन हो नहीं सकता। जहाँ कल उन्होंने अपने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए बुज़दार साहब के नाम को बार बार उनका तस्करा करते हुए डिफेंड किया। ये कहा कि शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार के लिए बहुत ही घटिया ज़बान इस्तेमाल की। ये कहा कि वो एक बेहतरीन वज़ीर आला खुद को साबित करेंगे। ना तो वो बैंक ऑफ पंजाब से कर्जा लेंगे, ना ही अपने बच्चों को अरबपति बनाएंगे और ना ही उनके बच्चे मफरूर होंगे। फिर ये भी कहा कि क्योंकि उनका ताल्लुक पसमानदा इलाके से है तो वो वहाँ के मसाइल को समझते हैं, सूबे के मसाइल को समझते हैं, उन्हें लोगों का एहसास है। जहां पर बुज़दार साहब की तारीफ़ें हो रही थी, वहीं पर दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, उनकी लीडरशिप को भी तनकीद का निशाना बनाया। ये कहा कि इस मुल्क में माजी में बराए नाम जमहूरियत रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक आमिर ने वज़ीर बनाया। नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको भी एक आमिर ने, जनरल ज़ियाउल हक ने वज़ीर आला बनाया था। और इस पर हमने देखा है कि मुखालिफिन जो हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, नून लीग की तरफ से भी एक रिएक्शन, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। सो वज़ीर आज़म साहब जो हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि वो ख़ुद को एक बेहतरीन वज़ीर आला पंजाब साबित करेंगे। रिएक्शन जो है हम देख रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान साहब बातें तो खुलफाए राशिदीन वाली करते हैं, लेकिन उनका तर्ज अमल अबू जहल वाला है। सईद गनी साहब कैसे खामोश रह सकते थे, उन्होंने भी इसी किस्म की बातें की कि जी इमरान खान साहब की बड़ी बदकिस्मती है कि अकल जो है वो बाजार में नहीं मिलती है, बच्चे बैठे हुए थे, बच्चों से बात करनी है। बहरहाल ये रिएक्शन वो सियासत का एक हिस्सा है। जो इमरान खान साहब ने बातें की, वज़ीर आज़म साहब ने बातें की, वो यकीनी तौर पर अपोजिशन पार्टीज़ को नागवार गुजरी। लेकिन ये वो वज़ीर आला पंजाब है जिनके इस्तीफ़े का मुतालबा माजी में भी हमने देखा, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, साना साहिवाल के बाद भी किया गया, पार्लिमान के अंदर किया गया, और आज साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब ने भी ये मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सानहा साहिवाल पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। एक तो इस हवाले से बात करेंगे, और दूसरा बड़ा अहम केस जो जाली अकाउंट्स केस है, आज पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर इसी हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का 7 जनवरी का फैसला था जिसमें मामला नैब के हवाले कर दिया गया था, आज लतीफ़ खोसा साहब ने फरियाल तालपुर साहिब और आसिफ जरदारी साहब के बिहाफ पे इसको चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील जो है वो दरख्वास्त जो है वो जमा कराई है, और साथ ये उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से फेयर ट्रायल का हक मुतासर होगा, और ये भी कहा कि कराची से इस्लामाबाद ये केस मुंतकिल करने का कोई जवाज़ नहीं था। सो नैब से क्यों इतना ज़्यादा तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो नाखुश नज़र आ रही हैं। आज फिर से जरदारी साहब ने नैब को सियासी इदारा करार दिया है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। चौधरी मंजूर अहमद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और राना तनवीर हुसैन साहब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं ज़रा चौधरी मंजूर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। उस्मान बुज़दार साहब की वज़ीर आज़म साहब ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की, उन्हें बताया उनके हवाले से कि पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ है, लोगों का उनको एहसास है, बेहतरीन वज़ीर आला। इमरान खान साहब तो उनके बारे में वसीम अकरम प्लस की एक टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करते हैं ना, कि वसीम अकरम प्लस साबित होंगे। तो आज फिर जरदारी साहब उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, क्यों? अच्छा, पहली तो बात यह है कि वो चूंकि वसीम अकरम के कप्तान रहे हैं, तो कप्तान जो होता है वो उसका इख्तियार होता है कि चलो थोड़ी बहुत बेइज्जती कर ले अपने प्लेयर की, लेकिन इतनी बेइज्जती ना करें वसीम अकरम की। वसीम अकरम क्रिकेट की दुनिया का बहुत आला प्लेयर रहा है, और वो पहले दिन से ही बहुत आला था। जब मैंने तो उसको उस वक्त देखा था जब वो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में FA में स्टूडेंट था और वो क्रिकेट खेल रहा था, तो मैंने तो उस वक्त देखा था। और उसके बाद वो तो अगर उसको 3 डे न्यूजीलैंड के खिलाफ चांस मिला तो उसमें पहले मैच में 7 विकेटें ले ली थी, और उसके बाद उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। तो दुनिया में वो जेफरे बाइकॉट ने कहा था कि मुझे कैंसर है, लेकिन मैं ये टूर्नामेंट, इस वर्ल्ड कप इसलिए देखने जा रहा हूं कि वसीम अकरम आखिरी बार उसमें बॉलिंग कर रहा होगा। सो ये आप ना तजलील करें, वसीम अकरम की तजलील है ना इससे।
तो आप किसको किससे मिला रहे हैं? दूसरी बात यह है कि देखिए ये खुद कहा करते थे कि वो तो इतना कहते हैं कि उन्हें एहसास है लोगों का, कोई विरासत में नहीं लेकर आए, वजारत आला पसमानदा इलाके से हैं, शरीफ आदमी हैं, आजिज आदमी हैं, और क्या उनके बारे में कहें वज़ीर आज़म साहब? अच्छा एक तो उन्हें इस बात का नहीं पता कि विरासत में फर्क होता है कि जायदाद की विरासत होती है, एक सियासत की विरासत होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विरासत जो है वो कोई इक़्तिदार की सेज नहीं है, वो तो कांटों का हार है जो ताज है जिसने पहनना है। भुट्टो साहब की जगह पे बेगम नुसरत भुट्टो आई तो उनके साथ क्या किया गया, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई, उनके साथ क्या किया गया, आसफ जरदारी साहब आए, उनके साथ क्या किया गया, अब बिलावल साहब आए हैं तो उन्हें भी पता है हमारी मुश्किलात का। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क्यादत है वो कोई ना तो ऐसे वो जिसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सियासत नहीं करना चाहती थी, सो वो तो फॉरेन ऑफिस में चली गई थी, वो तो फॉरेन ऑफिस में रहना चाहती थी, वहां पे काम करना चाहती थी, लेकिन हालातों वाकयात ने, तारीख ने उनको मजबूर किया तो वो आई, तो उन्होंने साबित किया कि वो दुनिया की बेहतरीन लीडर बनकर उभरी, दुनिया की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। अब बिलावल भुट्टो का 30 साल की उम्र में जरा बता देना कंपैरिजन किससे हो रहा है? बुज़दार साहब क्यों रिजाइन करें, किस चीज पे रिजाइन करें, जो जरदारी साहब भी मुतालबा कर रहे हैं, तो बेचारे बुज़दार साहब इस्तीफा दे, वो तो इसलिए हम कहते हैं, जैसे हम मियां नवाज शरीफ को कहा करते थे कि उन्होंने गिलानी साहब से इस्तीफा मांगा था, ये हर बात पे वजीर आला कभी शहबाज शरीफ से इस्तीफा मांगते थे, इमरान खान कभी किससे, हर बात पे मांगते थे। तो उस पैराए में कहा है कि अगर इन इंसिडेंट्स पे इस्तीफे मांगने हैं तो फिर बुज़दार साहब भी दें इस्तीफा, रिजाइन करें। सो मुझे नहीं लगता उससे रिजाइन करने से कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। आजकल हुकूमत से जवाब हम बाद में लेते हैं ना, ऑपोजिशन की सारी चीजें, सारे वार पहले इकट्ठे हो जाए। राना साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, बुज़दार साहब के हवाले से आज भी वो जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहीं कंपैरिजन किया कि शहबाज शरीफ साहब नहीं बन सकते, तो पीटीआई बड़ी खुश हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल कंपैरिजन बनता ही नहीं है, शहबाज शरीफ साहब किधर हैं मॉडल टाउन कराने वाले, और यहाँ पे बुज़दार साहब जो हैं वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल नहीं ले रहे। वैसे बाय द वे ये थोड़ी सी जो बात है ना, ये इसकी कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास मौजूद है। मैं चाहूँगी वो विजुअल्स भी ज़रा दिखाएं, जो बुज़दार साहब का प्रोटोकॉल जो है वो बड़ा, कितनी गाड़ियों की तादाद है वो खुद ही आप देख लेंगे। राना साहब, क्यों करें बुज़दार साहब रिजाइन, आपका क्या दलील, क्या है, जवाब क्या है? देखें सादिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं इमरान खान साहब ने जो स्पीच की है नवल यूनिवर्सिटी में, मैं उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर दूं या डिसेक्शन उसकी करूं। मुझे बताएं शहबाज साहब ने कहा क्या था। शहबाज साहब ने यह कहा था कि पहले इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वो मंतक का ही जिक्र किया, आपको तो पता उस तरीका कि उस मंतक के तहत इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें, उसके बाद वज़ीर आला बुज़दार इस्तीफ़ा दें, ये कहा। फिर इसने बात की कि ये प्रोटोकॉल नहीं लेता। प्रोटोकॉल आप दिखाना चाहती हैं उसने किस तरह लिया है कि वो 50-50 गाड़ियां 20-20 गाड़ियां तो उसके पास होती है। ये बुज़दार साहब मेरी बात चल रही है ना, तो ये आप देख लें। उसने कहा कि ये पैसे नहीं बनाता। दूसरा इसने कहा कि मैं उसकी तकरीर की बात कर रहा हूँ कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसने मिनिस्टर बनाया, लेकिन बाद में उसने एक जद्दोजहद की। ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं इसकी आती है, इसकी लॉजिक की, इसकी हर चीज इसके सामने सब एच है। ये वैसे भुट्टो साहब के हवाले से कहा उन्होंने कहा भुट्टो साहब ने तो फिर जद्दोजहद की, नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं किया। क्यों जद्दोजहद नवाज शरीफ ने नहीं की? उसने जब ये कहा, नहीं सादिया आप बताएं, ये तारीख है, नवाज शरीफ ने नहीं कहा डिक्टेशन नहीं लूंगा। कब जद्दोजहद नहीं की उसने? यहां तक पहुंचे हैं, वो लीडर बने तो ऐसे ही बन गए हैं। हर शोबे में बखेरी है। यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग की जो गवर्नेंस चली है पंजाब में, कभी 1300 ऑर्डर भी निकले थे ट्रांसफर पोस्टिंग के, कभी 23 दिन बाद आईजी को हटाया गया था, कभी जो फेडरल गवर्नमेंट में जो हो रहा है वो आपके सामने है। जितने स्पेशल असिस्टेंट मेरा ख्याल है तारीख में इतने नहीं लगे जितने स्पेशल स्पोक्स पर्सन, उसके 15 तो स्पोक्स पर्सन है उसके। आज एक और मुकर्रर कर दिया, मैंने नहीं पढ़ा, कुछ चीमा सब कुछ चीमा था, उसको जो बुलाया उसने कहा जी ये पता नहीं क्या हमारा ये भी स्पोक्स पर्सन होगा। तो ये सारी जाली अकाउंट की बात करता है। मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है सर आते हैं जाली अकाउंट्स पे भी आते हैं। मैं राना साहब जरा इजाजत दें,
नहीं, मेरी बात सुनना, उसकी तकरीर की बात कर रहा हूं। दूसरे राउंड में सर जाली अकाउंट्स वाली बात ये मुझे बताएं। नहीं चले एक सेंटेंस सुन ले। नहीं सादिया एक सिर्फ आखिरी सेंटेंस मेरा सुन ले। ये जो उस बुजदार का इस्तीफे की बात करते हैं, बुजदार के इस्तीफे की बात करते हैं, हम वाकई नहीं चाहते बुजदार इस्तीफा दे, क्योंकि ये रहेगा तो हमें, मुझे पता है वहां के जो इसके स्टाफ है, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, वो कहता जी हमें तो किसी को मिलाने के लिए भी बनी गाला से इजाजत लेनी पड़ती है व्हाट्सएप पे। ये क्या, किसको नहीं पता? तो बुजदार रहे तो अपोजिशन पॉइंट वेल टेकन। मैं पहले इन सारी चीजों का बुजदार साहब के हवाले से, रेत की बोरी, शरीफ आदमी के हवाले से, उन्होंने कहा गांव में वो पिंडों में क्या कहते हैं वो भी आपने सुन लिया। अब मुझे बताइए क्यों बुजदार साहब के इतना खिलाफ हो गई जी आपकी ऑपोजिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी और वेलकम बैक टू 92 अगेन। मेरे दोनों ऑनरेबल कोलीग्स जो हैं वो, उनकी मैंने बड़ी तहम्मुल से गुफ्तगू सुनी और उन्होंने जो कसीदे सुनाए उनको इंजॉय भी मैं कर रही थी और सोच रही थी कि ये पॉलिटिकल हमारा जो माइंडसेट है, ये लकीली आज तीनों हम पंजाब से हैं और ये पंजाब का माइंडसेट ये है कि यहाँ माजी में क्या होता रहा सादिया के अच्छे अखलाक की, घरेलू नैरेटिव पे बेस्ड, सब्सटेंस ओरिएंटेड मूवीज हमारे सिनेमा में लगती रही लेकिन कोई देखने नहीं जाता था। ये पंजाब का मजाक है, बदकिस्मती से ये गंडासा कल्चर है। यहाँ मूवी भी हिट होती है जो नूरी नात और मौला जट हो, जहाँ पे भड़के हूँ, जहाँ ला 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 वाह 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 वाह, ये जो एक हमारा पर्सनैलिटी ओरिएंटेड माइंडसेट बन गया ना कि हमने उस शख्स को कबूल करना है किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जो दिखावा करे, जो बढ़ चढ़ के थानों में वो एक फिल्मी अदाकार की तरह अदाकारी करे। हमें किरदार नहीं चाहिए, हमें अदाकार चाहिए। तो ये एक बदकिस्मती है कि हम, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे, मौला जट और नूरी नाथ नहीं है, उस किरदार में फिट नहीं हो रहे, तो इसलिए हमारी अपोजिशन के मिजाज को नागवार गुजर है। क्योंकि यहाँ पंजाब में जितने भी चीफ मिनिस्टर आए वो गंडासा ओरिएंटेड वो फिल्मी किरदार बन के आए। तो इस वक्त एक ऐसा शख्स जो नरम मिजाज, बुर्दबारी से अपने एग्जेक्टिव्स को साथ लेके एक अथॉरिटेटिव रोल भी अदा कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका फोकस जो है वो किसी मुखालिफ को थाने में बंद कराना, कचहरियों में घसीटना और मुखालिफिन पे कीचड़ उछाड़ना नहीं, वो अपने काम पे फोकस किया हुआ है। और उसकी परफॉर्मेंस 100 डेज की जो मीटिंग हुई, यकीन माने कि मैं उस मीटिंग में मौजूद थी और मैंने देखा और मैं सबसे ज्यादा बिल्कुल सही चल रहे हैं। एक वजीर आला को जैसे होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब से वो जो कंपैरिजन है वो भी गलत है, बहुत बेहतर है। पंजाब के अंदर जो हमारे चैलेंजेस हैं, पंजाब एक बड़ा भाई है बाकी 3 इकाइयों में, और पंजाब की जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं, पंजाब के चैलेंजेस भी ज्यादा हैं, पंजाब से तवक्कुआत भी ज्यादा हैं। और मैं चूंकि ग्रास रूट पॉलिटिक्स करती हूँ, मुझे पता है कि पंजाब की सियासत का जो बेड़ा गर्क और सत्यानाश शहबाज शरीफ साहब और नून लीग करके गई है, जिस तरह इन्होंने थाने और कचहरी के अंदर गिरवी रखा आम हमारे पाकिस्तानी और पंजाब के अंदर रहने वाले वोटर को, तो उस माइंडसेट को बदलने में टाइम लगेगा। और इनको ठीक है, चलिए उस चीज से मैं मान भी लेती हूं, वो क्रेडेंशियल्स पे वो कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है ना, फिर वो कहे कि प्रोटोकॉल गाड़ियों का नहीं है, वो हमने आपको भी टीवी पे दिखा दिया, शो में दिखा दिया कि कितनी गाड़ियां हैं। किसी एक जगह कहीं ऐसी को वायलेशन हुई है, रोड्स भी उनके लिए ब्लॉक होती हैं, रूट लगता है उनका। सादिया, मैं ये दावे से कहती हूँ कि उस्मान बुजदार की बाय चॉइस ये ऑप्शन नहीं होगा, अच्छा, बल्कि उनको एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी ऐसी होती है, देखें जो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का कॉन्सेप्ट है ना, हमारी ब्यूरोक्रेसी में चलता है, और कुछ लोग जो है उसको अनड्यू चले मैं वो भी मान लेती हूं, मैं वो भी मान लेती हूं। मैं सिर्फ एक सवाल, कल था यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन, जिस तरीके से भी राना साहब, चौधरी मंजूर साहब या दीगर इन दोनों पार्टीज की तरफ से जो रिएक्शन आया है कि जी बच्चे सामने बैठे हुए हैं, कॉन्वोकेशन पे आप तालीम की बात करें, इल्म की बात करें, ये चीजें कल बनती थी। वजीर आजम की या ऑपोजिशन लीडर की तकरीर थी, किसकी थी? देखिए, जो हमारी यूथ है ना सादिया, ये सोशल मीडिया ना और ये जितना आपका इस वक्त इंटरनेट ऐप्स ने उनको सेंसिटाइज किया हुआ है, यकीन माने कि वो यूथ हमसे ज़्यादा पॉलिटिकली मैच्योर भी है, सेंसिटाइज भी है, अवेयरनेस भी है, और वो जानना भी चाहती है। और रोज़ ऐसे ऐसे सवालात सोशल मीडिया से मुझे सुनने को मिलते हैं जो शायद
आम हालात में हमारी पिछली जो 18 साल पॉलिटिकल कैरियर है उसमें किसी ने ना पूछे हूँ। ये एक नेचुरल ट्रेंड है। जब खान साहब उस यूथ को एड्रेस कर रहे थे तो वो यूथ पूरे पाकिस्तान की ये चाहती है कि ये पार्लियामेंट जिसको वो समझते हैं कि एक डिलीवर करने का, पाकिस्तान के अवाम की मांगों की तर्जमानी करने का प्लेटफॉर्म है। आते तो वहाँ ये दिंगा मुश्ती क्या नहीं वजीर आजम साहब सादिया वहाँ पार्लियामेंट को चलने नहीं करना नहीं चलने तो आप वो भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि ये दोनों मेरे सीनियर कोलीग्स हैं, इनसे पूछे कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसके कंप्लीट होने में जो वो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उनका कितना अहम रोल है। अपोजिशन की जिद और हटदर्मी की वजह से वो पार्लियामेंट का वजूद नामुकम्मल है। वो पार्लियामेंट्री कमेटीज कंप्लीट हूँ, फंक्शनल हूँ, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करना शुरू करे, प्राइम मिनिस्टर उसके आगे जवाब दे और वो रिजल्ट ओरिएंटेड डिबेट हो, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो, लोगों को प्राइम मिनिस्टर के वहां बैठने का फायदा हो। वैसे आज जरदारी साहब ने फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू 7 से 8 जो अभी 92 पे चला आरिफ निजामी साहब के प्रोग्राम में, उसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई ने ऐवान का माहौल ऐसा बना दिया है कि अब इनका खुद का वजीर आजम भी पार्लियामान में बात नहीं कर सकता। मैं चौधरी मंजूर साहब से एक सवाल करना चाहती हूं, जिन्होंने रिजाइन की बात की है। देखें, चौधरी मंजूर साहब को भी पता है कि कराची सबसे ज़्यादा सेंसिटाइज है लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के हवाले से। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स जितनी कराची में हुई हैं और मुसलसल अभी भी जारी हैं, आए दिन मीडिया उसको चला रहा है। तो मुराद अली शाह साहब से कौन इस्तीफा वह मांग रहा है जो आपके ओवरऑल बैड गवर्नेंस, पुअर परफॉर्मेंस सिंध में है और पंजाब में साबिक अदवार में अभी एक सबसे बड़ा सूबा जो इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा था उसको 100 बिलियन का डिफॉल्ट करके जो चेक बाउंस हुए हैं, ठीक है, तो आपके वहां पे इस्तीफा बनता है, मुतालबा बनता है, वो नहीं हो रहा। ये कहने से नहीं, अच्छा चलिए ब्रेक आ गई है, दे दिया, ब्रेक आ गई है, बेटर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एक ब्रेक आ गई है। आप सिंध की बात करिए कि उनसे तो कोई उनके वजीर आला से इस्तीफा नहीं मांग रहा, लेकिन यहाँ पे तो एक और काम भी हुआ है जिसपे आगे जाके हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे कि मुर्तज़ा वहाब साहब उन्होंने ये कहा है कि टैक्स जनरेशन के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से विफाक जो है वो नाकाम हो गया है, नेगेटिव ग्रोथ है। सो ये वाला जो काम है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स वो सिंध के हवाले कर देना चाहिए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने अपने टारगेट्स भी अचीव किए हैं, वो बड़े सक्सेसफुली कर सकते हैं, तो सिंध जो है वो विफाक को और दीगर सूबों को उनका हिस्सा दे देगा। इस पर भी आगे चल के बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जाली अकाउंट्स केस में जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा के बिहाफ पे उनके वकील लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील जो है वो दायर की है। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था जिसमें ये सारे का सारा मामला जो है वो नैब को रेफर कर दिया गया था और इसका असर नौ तहकीकात के लिए एक हुक्म दिया गया था। चौधरी साहब, जब मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट का जब वो फैसला आया या उससे पहले जो साबका चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे बिलावल साहब के हवाले से कि जी वो इनोसेंट हैं, या फिर जो बाद में हुक्म था ECL से नाम निकालने के हवाले से, तो बड़ा अप्रिशिएट हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स। तो आज उसी फैसले को आप कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल का हक उससे मुतासिर होगा। क्यों नहीं चाह रहे आप कि नैब में जाए मामला? पहले तो मैं एक वजाहत कर दूं, खान साहब ने कल भुट्टो साहब के बारे में कहा था, तो मैं तो हमेशा इमरान खान साहब को एक मार्जिन देता हूं इसलिए कि वो कोई मतलब ना सियासतदान है, ना कोई तारीख का मुतालिया किया, ना मजहब का, कोई बात नहीं होता। उनका क्रिकेट का ज्यादा मुतालिया है, तो वो नेचुरली जब बात करेंगे तो मैं एक मार्जिन देता हूँ। बस उन्होंने सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस पे कहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई तारीख में वजूद ही नहीं है। हालांकि ये गलत बात है। ना सिर्फ उनके बगैर हमारा मजहब मुकम्मल होता है और ना ही तारीख मुकम्मल होती है, वो तारीखी शख्सियत है। ये कोई और हवाले से बात हो रही थी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने फिर कहा कि भुट्टो साहब ने 8 साल अयूब खान उनको लेकर आया। ये भी उन्हें नहीं पता कि वो सिकंदर मिर्जा के साथ आए थे। अयूब खान उनके साथ कैबिनेट के अंदर उनका कुलीग था, वजीर दिफा था।
तो अयूब खान ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करें, तो उन्होंने कंटिन्यू किया और बाद में रिजाइन देकर उसके खिलाफ जिदोजहद की, उसी डिक्टेटर के खिलाफ। दूसरी बात ये जो आपका सवाल है, मुझे ये बताएं कि अकील करीम डैडी ने कहा है कि 90 लाख है इस मुल्क के अंदर जो जाली अकाउंट्स हैं। JIT कहती है कि 5000 जाली अकाउंट्स का हमें इंकशाफ हुआ है। जहांगीर खान तरीन साहब के, उनके ड्राइवर और कुक के नाम पे जाली अकाउंट्स हैं। सो हम क्या कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप एक तरह का सारा इंसाफ कर दें, जो इनके बारे में फैसला करना है कर दें, लेकिन ये ना करें कि ओमनी ग्रुप वाले जेल में पड़े हों, जहांगीर खान तरीन साहब जहाजों पे सैरे करते हों तो हुकूमतें बना रहे हों, हुकूमतें बिगाड़ रहे हों। ये नहीं हो सकता, चूंकि इन्होंने कहा था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो एक पाकिस्तान में एक ही कानून चलेगा। दूसरी बात यह है कि जो फैसला है वो चैलेंज नहीं किया, एक रिवीजन है, एक जो है नजर सानी की दरखास्त दी है, ये अपील भी नहीं होती, नजर सानी होती है। तो नजर सानी में हमने कहा क्या है कि जो कुछ चीफ जस्टिस साहब ने खुली अदालत में कहा था कि इनका नाम भी डिलीट कर दें वजीर आला का, और वो नहीं हुआ। फैसला जब रिटर्न आया तो उसमें कुछ और है, उसमें एक इंप्लीमेंटेशन बेंच बनाया। भाई इंप्लीमेंटेशन बेंच तो उस वक्त बनता है जब आपने कोई फैसला कर दिया तो उस पर इंप्लीमेंट होना है। फैसला तो अभी हुआ कोई नहीं, अभी तो तफ्तीश होनी है। तीसरी बात यह है कि JIT ने जो काम किया है, अब अगर JIT ने कर लिया है तो उसको जाने दें, नैब को इन्वेस्टिगेशन करने दें। हम कब कहते हैं मुद्दई कराची के, मुलजम कराची के, अकाउंट्स कराची के, हर चीज यही कराची उन्होंने कहा ना कि असर नौ तहकीकात की हिदायत नैब को ही की ना सर। नहीं तहकीकात JIT को आप कह रहे हैं तहलील कर दें। नफीसा शाह का भी मैंने बयान पढ़ा था, शायद वो कह रही है इंडिपेंडेंट करे ना जी। नहीं, नैब को तो कह दिया गया 16 रेफरेंस फाइल कर दें, तो नैब इंडिपेंडेंट तफ्तीश तो करने दें ना नैब को। हम कब, अब मुझे ये बताएं सादिया, एक मुझे जवाब दें कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि हुकूमत के तमाम और रियासत के तमाम इदारे सिर्फ घेरा डालकर जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को घेरा डाला हुआ है? FIA तहकीकात कर रही है, JIT तहकीकात कर रही है, SCCP कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, नैब कर रही है, सारा शुक्र है आपने पीपल्स पार्टी की बात की है, नून लीग की बात नहीं कर दी। इनके ख्याल में, आजकल तो इनके ख्याल में जमात का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दोनों जमातों के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। नहीं, बात तो सुन लेना। नून लीग के दौर में FIA उनके साथ खड़ी थी, SCCP उनके साथ खड़ी थी, बाकी इदारे उनके साथ खड़े थे। सो इस वक्त घेरा डाल लिया गया है। तो लेकिन एक बात मैं कह दूं, ना तो हम कोई 18वीं तरमीम पे कोई समझौता करने लगे जिसके लिए बाजू मरोड़ा जा रहा है, ना NFC अवार्ड पे करेंगे, और बिल्कुल नहीं करेंगे। जेल में डालना है जेल में डाल दें, गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर लें, केसेस बनाने बना लें, पहले भी बड़े केसेस बने थे। ये जाली अकाउंट्स के हवाले से राना साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। जरदारी साहब जो कह रहे हैं, जाली अकाउंट आपकी अकील करीम बेदी साहब ने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि कोई बिजनेस जाली अकाउंट्स के बगैर नहीं चल सकता। सादिया मैं पहले बात करने लगा था, राना साहब तो मैं इस पे बात करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम था, मैं 1-2 और पॉइंट पे रजिस्टर कराने हैं। ये जो जाली अकाउंट है ना, जरूर ये जरदारी साहब ने जो कहा है, मैं 100% उनसे मुतफिक हूँ, क्योंकि ये बिजनेस, जितने बिजनेसमैन हैं, नॉट 100% बिजनेसमैन, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन दे हैव फेक या बेनामी अकाउंट्स। तो क्योंकि ये टैक्स अवेजन के लिए करते हैं, ये मैं आपको बताऊं, यहाँ प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं आई नो मैनी बिजनेस पीपल। तो ये जो अकील डैडी ने कहा है कि जी वहाँ पता नहीं कितने लाख अकाउंट हैं, ये दुरुस्त बात है। अगर कुछ ओमनी के कोई अकाउंट हैं तो बिजनेस रिलेटेड 90 लाख तो बिजनेस अकाउंट हैं, तो ओमनी के तो वो देखें, उसमें करें। अभी तो फैक्ट्स हमारे पास सामने नहीं आए कि वो बिजनेस के लिए जाली अकाउंट से, जिस तरह जहांगीर तरीन की बात तो ठीक है, ये फेयर ट्रायल की जो बात होती है, ये होता है कि आप सब के साथ बराबरी का सलूक करें। अभी मुझे बताएं, जो भी इस वक्त तक कार्रवाइयाँ हुई हैं, या वो PMLN के खिलाफ शुरू हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी की बारी आ गई। इनका हंच है कि ये 18th अमेंडमेंट के लिए किया जा रहा है। उस पर मेरा एक अपना व्यू है कि रिविजिट करने में कोई हर्ज नहीं है, उसको एक कमेटी बन जाए, जहाँ भी कुछ डेफिशिएंसी है इम्प्रूव, बिल्कुल इम्प्रूव करना चाहिए। कोई हरफे आखिर जिस तरह लोकल बॉडीज इलेक्शन सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। पुलिस सिस्टम है, पुलिस रिफॉर्म्स लाके उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, आई बिलीव इन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बट उसमें रिविजिट करने में कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उसको कोई मेजर चेंजेस हैं तो मेरा हाल वो शायद कोई कबूल ना करे।
लेकिन ये फेक अकाउंट वाला जो इशू है, इसको मेरा ख्याल है ठंडे दिल से गौर करें। ये सारा मामला उसी तरह नहीं है जिस तरह लिया जा रहा है कि जी ड्राइवर का अकाउंट है, फलां का अकाउंट है, फलूदे का अकाउंट है। ये ज़रा चेक करें ना, ये 90 लाख की जो बात होती है या 5 लाख की बात होती है या 1 लाख बात होती है, ये बिजनेस लोगों के हैं। मे बी के कुछ जिम्मेदारों के भी हों। चलो ये तो बाकी जो बात रही, आपने जो बात की है, मैं एक बात अभी डॉक्टर साहबा ने की थी, ये बड़ी, मैं तो समझता हूँ बड़ी इंटेलिजेंट हैं, बड़ी आउटस्टैंडिंग हैं, मैं आई नो हर पर्सनली। लेकिन मसला ये है कि एक और भी इनमें बड़ी क्वालिटी है जो हमें तो इतना नहीं वो पता कि ये पहले काफ लीग को डिफेंड करती रही, फिर पीपल पार्टी को डिफेंड करती रही और पीटीआई को करती हैं। तो ये मैं समझा हमसे ज़्यादा वो मास्टर हैं या उसमें एक्सपीरियंस है डिफेंड करने का, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है मुख्तलिफ स्टेजों पे मुख्तलिफ स्टांस को या प्रोग्राम को डिफेंड करना। और कल को मुझे उम्मीद है हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पीएमएलएन में आके कल को हमें डिफेंड करें, क्योंकि इनमें ये आर्ट ज्यादा है। तो रही बात ये बैठे बैठे प्रोग्राम में आपने इनको नून लीग ज्वाइन करने की ऑफर भी कर दी। कौमी असेंबली की बात, सादिया मुझे 2 मिनट, पार्टी ने मुझे 2008 में भी ऑफर की, 2013 राणा साहब वो कह रहे हैं उनकी जमात की ये ऑफर एग्जिस्ट करती है, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि भी करती है, जो ख्वाजा मोहम्मद आसफ ने सियासत को हम आपकी सलाहियतों से फायदा उठाना चाहते हैं। पीएमएल के मैं राणा साहब हम चाहते हैं, जनरली मेरी रिक्वेस्ट है, अपने जो आपके पास है उनको संभाल लें। वो जो इस वक्त आपके पास लोग हैं उनको संभालें, उन्हें अपने किले में बांध दें। वो सारे इधर उधर तलाश कर रहे हैं। मेरी बात सुने सादिया, अच्छा हमें ज्यादा डिजर्व करते हैं क्योंकि हमारे हम मुश्किल में हैं। अब डॉक्टर साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर ब्रेक आ जाएगी। मैं चोई मंजूर साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनकी स्ट्रगल को भी। देखना ये है कि वो जो डिफेंड कर रहे हैं इस वक्त जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से, इनमें से सादिया ये हमारे ऊपर तो उंगलियां, गिले शिकवे और ये तीर उस वक्त चलाएं जब हमारे इनिशिएटिव हों। ये अदालत के हुक्म पे जेआईटी बनी, पीएमएलएन के गवर्नमेंट के दौर में ये जो अब गुड्डी हुए हैं ना, इस वक्त जो है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हुई है। जरदारी साहब ने कहा है कि ये इमरान खान की वजह से हम दोनों जमातों का इत्तेहाद हुआ है, वरना शहबाज शरीफ तो मेरे बारे में क्या क्या कहता था। खान साहब ने करवा दिया इत्तेहाद इनका। ये कह रहे थे चोई मंजूर साहब कि उनको सियासत नहीं आती। इससे ज्यादा और अच्छा सियासतदान कौन होगा कि दोनों अपोजिशन जमातें अपने अपने मफाद के लिए और अपनी अपनी सियासी बका के लिए एक दूसरे से बगलगीर हो गई, जो एक दूसरे का पेट फाड़ने के लिए फिर रही थी। तो ये एजाज भी तो इमरान खान साहब को आप देना अदा कर रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ है कि ये दोनों को इमरान खान साहब का खौफ है। ये दोनों जो है वो पीटीआई के से इस वक्त उनको समझ आ रही है कि हम मिलके भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वो अकेले अकेले पीटीआई को नीचा दिखा सकते या सियासी तौर पे कमज़ोर कर सकते तो आप देखती कि ये अपनी अपनी पिच पे रह के खेलते। तो अब ये दरमियान में पिच के आगे खड़े हो गए हैं, कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने बॉलिंग एंड पे जाना है या बैटिंग एंड पे जाना है। हमें बड़ा वेरी वेल थॉट प्रोसेस के तहत इमरान खान साहब इस हुकूमत को लीड कर रहे हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस और गुड गवर्नेंस है। देखिए हमारा टारगेट इस वक्त अपोजिशन को टारगेट करना नहीं, लगता है ना कि अपोजिशन बदकिस्मती से उस टारगेट में आ जाती है। देखिए हमारा काम क्या है कि इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना। अगर नैब आज़ाद है और अदालतें अपना किरदार अदा कर रही हैं तो ये तो पीटीआई का मैनिफेस्टो का पहला जुज था, इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नैब को ना हम डिक्टेट दे रहे हैं, ना अदलिया के किसी काम में हम रखना डाल रहे हैं। अपोजिशन को सादिया ये देखना है कि जरदारी साहब या पीएमएलएन की लीडरशिप अगर उस पंजाबी में कहते हैं ना वेलना, उस गन्ने वाले वेलने में आई हुई है तो अपने करतूतों की वजह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ये करतूतों पे जरा आके बात करते हैं, ब्रेक से वापस आके।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पीपल्स पार्टी, अभी जिस तरह चौधरी मंजूर साहब भी ब्रेक पे जाने से पहले 18वीं तरमीम की बात कर रहे थे कि हम उस पे किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने देंगे। आइन बनाने वाली जमात पीपल्स पार्टी है, आइन को बहाल करने वाली जमात पीपल्स पार्टी है, ये क्रेडिट हमेशा से पीपल्स पार्टी लेती है। 18वीं तरमीम के ज़िमन में कहते हैं कि जी सूबाई खुद मुख्तारी पर हम यकीन रखते हैं, लेकिन ऐसे में सूबाई खुद मुख्तारी एक तरफ, लेकिन क्या विफाक को कमज़ोर करने वाली बात नहीं की? मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए, फिर मैं चौधरी मंजूर साहब से जवाब लूंगी। आपने देखा है कि ये वफाकी हुकूमत अपने टैक्स के टारगेट्स मीट करने में कामयाब नहीं हुई है और नेगेटिव ग्रोथ नज़र आती है टैक्स टारगेट्स में। तो इसलिए सिंध हुकूमत एक और मुतालबा वफाक के सामने रखेगी कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स को इकट्ठा करने का इख्तियार भी आप सूबा सिंध को दें, ताकि हम बेहतर तरीके से उस टैक्स को इकट्ठा कर सकें और जो वफाक का शेयर होगा, बाकी सूबों का शेयर होगा, हम उनको प्रोवाइड करने को तैयार हैं। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आपने देखा है कि पिछले 6-7 साल में सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने जिस तरीके से काम किया है, मुतहर्रिक तरीके से काम किया है और अपने तमाम टारगेट्स को मीट किया है। इन 6 माह के अंदर हम अपना टारगेट मीट कर चुके हैं। तो हम समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने एक अच्छा इदारा कायम किया है जो कि बहुत ही अच्छे इफेक्टिव अंदाज में अपना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कलेक्ट करने का इख्तियार अगर वफाक सूबा सिंध को दे देती है, SRB को दे देती है, तो हम बेहतर तरीके से वफाक पाकिस्तान की खिदमत कर सकेंगे और बाकी फेडरेटिंग यूनिट की खिदमत कर सकेंगे, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन और बेहतर तरीके से हो पाएगी। जनाबे वाला चौधरी साहब वो कहते हैं सिंध को ये इख्तियार दे दें और सिंध जो है वो दीगर सूबों को और विफाक को उसका शेयर देगा, क्या कहेंगे? अच्छा, पहली बात यह है कि ये बात इसलिए उन्होंने की कि चूंकि रोज ये चढ़ाई करते हैं और सिंध गवर्नमेंट को तोड़ने की बात करते हैं, तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 4 सूबों से सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू इकट्ठा किया वो सिंध ने किया, और सबसे कम जिसने बलूचिस्तान से भी कम किया वो KPK है, जिस हुकूमत की बड़ी मिसालें दी जाती थी। सो इस पैराए में वो बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे जितना भी है टैक्स इकट्ठा करके, चूंकि एक इदारा वफाक भी नहीं कर सका, मेरे ख्याल 170 अरब रुपए की कमी है उसके जो पहले 6 माह के 5 महीने के जो टारगेट्स हैं उसके अंदर, तो नहीं कर सका। तो जिसने किया है उसके हवाले कर दे, चूंकि आप बेहतरीन कामों की बात करते हैं, लेकिन ये उसका जवाब है जो रोज गवर्नमेंट तोड़ते हैं। दूसरा, मुझे अफसोस हुआ डॉक्टर साहब आप करतूतों की बात की, तो करतूतें तो यहाँ पे बहुत लोगों की बड़ी करतूतें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आपको लग रहा है कि इसमें इसको संजीदगी से ना लिया जाए? मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले साथिया। देखिए ना इनसे खारजा अमूर संभाले जा रहे हैं, ना इनसे मुईशत संभाली जाती रही है, ना सियासत संभाली जा रही है, ना इनसे असेंबली संभाली जा रही है, ना इनसे इत्तेहादी संभाले जा रहे हैं, ना इनसे सूबा पंजाब संभाला जा रहा है, संभाला कुछ भी नहीं जा रहा, ना इनसे अपनी जुबान संभाली जाती है। तो ये जो हर वक्त करते रहते हैं, जो कहते रहते हैं, इनको देखना पड़ेगा। बाकी राणा साहब आपको बता देंगे कि क्या क्या नहीं इनसे संभाला गया। आप उसकी बजाय अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, आप अपना काम करें जो करने आए हैं। गठजोड़ सर चौधरी साहब ने जो छोड़ी है वो फिर आप राणा साहब बाकी काम उन्होंने आप पे हवाले कर दिया। मैं इस पे चूंकि पर्सनली बात हुई है तो मैं इस चले वो कह रही मेरी जात पे बात हुई है तो मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब बात ये है कि एक पॉलिटिकल वर्कर जो होता है, जो स्ट्रगल करता है, और 5 साल मेरी बदतरीन अपोजिशन रही सादिया पंजाब गवर्नमेंट में और वफाक में PMLN की, और 5 मेरी मिनिस्ट्रीज़ थी और 5 मिनिस्ट्रीज़ में दिन रात ख्वाजा आसफ साहब ने और उन्होंने मिल के उसको छाना और गंगाला, मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए, बुक करने के लिए। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उस परवरदिगार का कि स्वाए वो बसेस जो पब्लिक इंटरेस्ट में ख़वातीन को रूरल एरिया से शहर लेके आती थी, उनको उन्होंने कन्फिस्केट किया और अपने कब्जे में लिया, और मैंने जान छुड़ाई क्योंकि उस पे हर महीने 5 लाख सब्सिडी देनी पड़ रही थी, और उसमें उन्होंने इंक्वायरी के लिए एप्लीकेशन दी और अदालत ने हमें सुरखरू किया, और किसी शख्स ने नहीं, अदालत ने वो बसेस वापस देने के लिए वो लेटर भी दिया, डिसीजन भी किया कि ये बेबुनियाद, मानगढ़ंत और घटिया वजाहत आ गई। और ये ख्वाजा आसिफ ने किया पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, और खुर्शीद शाह साहब उस नेक्सस में शामिल थे। और यही वो वजूहात थी, ये वो बातें थी जो उस वक्त पीपल्स पार्टी का हर वर्कर, मैं अब सादिया ये अभी आप देख रही हैं जो डिसीजन हुए, जो मेल मिलाप हुआ, जो इस वक्त जो है दोनों जो नेचुरल नैरेटिव है, हमेशा पीपल्स पार्टी का जियाला जो है उसने नून लीग के खिलाफ स्ट्रगल की है, और कभी भी जो मर्जी हो जाए
PMLN के साथ मिलके वो कभी नहीं बैठेगा। और यही वजह है कि जो पिछले 5 साल की सियासत थी उसने वो भाईचारे की सियासत को रद्द किया। राणा साहब चौधरी साहब ने कहा था कसर आप पूरी करेंगे, बॉल आपके कोर्ट में सर। और बदकिस्मती से ये गठजोड़ और ज्यादा पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित। ठीक है राणा साहब, मुझे मौका देंगे तो लास्ट कमेंट सर आपसे। जी जी, क्या देखिए, मैं खान साहब आप बोले टाइम पे मेरे हाल 2 मिनट रह गया, उसमें मैं क्या बात कर सकता हूँ। इनकी 5 महीने की कारकर्दगी ये है, इन्होंने हर अदारे को ताबा करने की कोशिश की है। इन्होंने को अगर कोई चीफ सुप्रीम कोर्ट से कोई इनके खिलाफ कोई कमेंट्स आ जाए, ऑब्जर्वेशन, तो चीखें निकल जाती हैं। तो कोई समझ नहीं आती कि इनको करें क्या, ना इनकी जुबान वाकई काबू में है। इनके अपने मीडिया के लोग, मेरी मीडिया के लोगों ने कहा है कि अगर मिनिस्टर सिर्फ जुबान बंद कर लें, होंठ सी लें, तो इनकी शायद बेहतरी इनमें आ जाए। लेकिन अल्लाह इनको समझाए, ये पाकिस्तान पे अजाब नाजल हो गया है, अल्लाह हमारी जान छुड़ाए। सारी 22 करोड़ अवाम जोलियां ठाठा के दुआएं दे रही है। ये किधर से मुसीबत आ गई है? 22 करोड़ अवाम ने अपनी चॉइस से अपनी आजादी का ऐलान किया। कोई चॉइस नहीं, ये सिलेक्टेड लोग हैं, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। वोट की पर्ची से आप कह रहे राणा साहब आप जीते हैं, अभी कराची में अजाब नाज़िल हुआ का 7, और ये ना बात करें, मैं बताऊंगा 7000 वोट लिया इन्होंने, तो 25 के 22,000 MQM ने लिया कराची में। अभी कल का फैसला आया, ये क्या बात करते हैं, ना ऐसी बात करें। पाकिस्तान की जान छोड़ दे खुदा के लिए। नहीं तो उधर नून तो नजर ही नहीं आया, हमने तो फिर 8-9 हजार ले लिया। वो MQM की बात कर रहे हैं, MQM ने ज्यादा ले लिए हैं। ये नहीं तो PMLN किधर थी? अभी आपको ये दोनों जमातें नजर आ रही हैं, का दावा करते भी ना उधर चले जाएं। ये रीजनल पार्टी बन गई है। अब वफाकी जमात सिर्फ एक है जिसका नाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। अच्छा डॉक्टर साहब आप तो बात ना करें, सियालकोट से सारी नून जीती है। वापसी का भी आपको कुछ सियालकोट से सारी नून जीती है, तो हम हारे हैं ना। जी जी जी, देखिए वो हमें नून ने नहीं हराया। वैसे राणा साहब आपको पता है घर को आग लगी है, घर के चिराग से। देखिए इस तरह बात सुने कितने रहे बस बात I have to wind up here डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब, राना हुसैन साहब, वफाकी जमात बनाने वालों ने बनाया है। शुक्रिया। I have to end up here. Inshallah I'll see you tomorrow. इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।